So one of the method which we already have learned, expansion of the determinant, and there are 6 different ways, using 3 rows or using 3 columns. So one way to expand and getting the value of determinant is clear to us. At the same time, if you recall, we have observed if there are number of zeros wherever in which row or column contains more number of zeros, we will tend to expand using that row or column because it will make the question much simpler. So getting the or involving the number of zeros is very important. And there are lot many properties of determinant at the same time which will simplify the situation. So majority में अगर मैं बात करूं तो there are 5 or 6 main properties, starting with the first property. The value of determinant remains same if the rows and columns are interchanged. So what does that mean? रो एंड कॉलम इंटरचेंज का मतलब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोज की। तो उसका मतलब क्या हो गया कि आप डिटर्मिनेंट निकालो मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का या उसके ट्रांसपोज का। सो द आंसर विल बी द सेम। फॉर एग्जांपल, I have taken this one determinant. Determinant is usually denoted by delta. जैसे ये है ना आपके सामने, तो डेल्टा से हम एक डिटर्मिनेंट को यूजुअली डिनोट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे वो -28 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज ले लिया, सो ऑब्जर्व द न्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म डेल्टा 1, सिर्फ रो और कॉलम इंटरचेंज करके लिखा। एंड नाउ इफ वी एक्सपैंड दिस एंड सिंपलीफाई, you will be getting the same answer. So in simple word, determinant of A is same as determinant of its transpose. If 2 rows or whatever we are talking about rows is applicable for the columns as well. So carrying if 2 rows of a determinant are interchanged, the value of determinant changes by its sign. मतलब अगर आप किन्हीं भी 2 रोज को आपस में म्यूचुअली चेंज कर दो या कोई भी 2 कॉलम को, तब डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। अगर आंसर पॉजिटिव था तो वो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू में नेगेटिव हो जाएगा। तो आई हैव टेकन दिस सेम डिटर्मिनेंट जिसका आंसर -28 था। अब हमने देखो क्या करा, कॉन्जिक्यूटिव लेनी है पहली बात तो ये रो 2 और 3 है, मैंने इन्हें इंटरचेंज कर दिया। तो रो 2 कौन सा था, ये, एंड दिस इज माय रो 3। आप इन दोनों को इंटरचेंज करो, देखो नया डिटर्मिनेंट ये बनकर आएगा। सिर्फ फोकस करिए यहां और यहां। तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो दिस इज अ नोटेशन विच वी यूज एक्चुअली। इंटरचेंज करेंगे तो आंसर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव था ये आंसर, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। This is the second property. Next, if in a determinant or 2 rows or columns are identical, the value of determinant is simply 0. If 2 rows are same, कोई भी 2 rows अगर same होती हैं, consider this determinant without expanding. आप ऑब्जर्व करिए, अगर रोज पे मैं फोकस करूं, ये 3 2 3 और ये भी 3 2 3 है। तो व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन हियर, रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल।
अगर कोई भी रोज आइडेंटिकल हो, नॉट नेसेसरली फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड हो, सेकंड थर्ड हो, या फर्स्ट थर्ड हो, सेम वे कॉलम, तो यहां तो मैंने रोज में ही देख लिया, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज सिंपली जीरो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये विदाउट एक्सपेंशन में हम ज्यादातर यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, in a determinant the elements of any row are multiplied by some scalar k, the value of new determinant becomes k times the given determinant. क्या हुआ इसका मतलब? लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग सिंपल केस। चेक दिस आउट। एक मैंने जर्नल डिटर्मिनेंट मान लिया 3 by 3 ऑर्डर का, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स से जो बना है। Let us multiply, say, its first row by some scalar value k, right? तो अब इम्पैक्ट क्या होगा इन दोनों में? डिटर्मिनेंट जो है डेल्टा और डेल्टा वन में रिलेशनशिप क्या होगा? एक्चुअली यहां से इस फर्स्ट रो में से k कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंदर ये यहाँ a1 b1 c1, रिमेनिंग a2 b2 c2 a3 b3 c3 एज इट इज बचेगा, एंड दिस इज नथिंग बट माय डिटर्मिनेंट। डेल्टा ये वाला है, तो इसीलिए ये हो जाएगा k टाइम्स दी डेल्टा। एट द सेम टाइम डू अंडरस्टैंड, और कॉमन यहाँ स्टूडेंट्स एक गलती कर जाते हैं, there is a basic difference when we talk about a determinant and a matrix. मैट्रिक्स एक तो नोटेशन से हमें क्लियर हो जाता है ये मैट्रिक्स है, या ऐसे नोटेशन यूज हो रही है, एंड एट द सेम टाइम मैट्रिक्स में से अगर मैं कोई एलिमेंट कॉमन निकाल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ 2 - 2 4 एंड 6 है, तो पूरी मैट्रिक्स में से 2 कॉमन निकल सकता है, माने ये 2 कॉमन, और यहां कितना आ गया 1 -1 2 एंड 3। बट मान लीजिए अगर मेरे पास मैट्रिक्स होती 2 - 2 4 एंड से 5, तो इसमें से मैं 2 कॉमन नहीं निकाल सकता। तो फ्रॉम अ मैट्रिक्स, होल मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में से एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन निकलता है, बट डिटर्मिनेंट के केस में यही फर्क है। डिटर्मिनेंट में ईदर फ्रॉम द रो और फ्रॉम एनी कॉलम an element, the scalar value is always can be taken as common. I hope this particular difference is clear। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन में स्केलर वैल्यू का क्या इंपैक्ट होता है। If in a determinant the elements of any row is made up of sum of 2 or more quantities, then the determinant can be expressed as the sum of 2 determinants of the same order. Now this theoretical statement may seems to be a little complicated. Look at this case. अब आप ऊपर theoretical statement से relate करिए। If in a determinant the elements of any row, मेरे केस में मैंने रो 1 पे ही फोकस किया है, is made up of, किससे बनी हुई है? sum of 2 quantities मैंने ले लिया, a1 λ1 a2 λ2 a3 plus λ3। देन डिटर्मिनेंट कैसे एक्सप्रेस हो सकती है? सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो ये सिंगल डिटर्मिनेंट जो है
ये स्प्लिट हो जाएगी एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स इन द फॉलोइंग मैनर। क्या हुआ? सिंपल है, आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक बार A1 के साथ ले लिया ये A1 B1 C1, फिर यहां A2 B2 C2, एंड यहां A3 B3 C3। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट मुझे मिल गया, और ऐसे ही फिर लैम्डा 1 B1 C1, लैम्डा 1 के साथ ले लिया, एंड देन लैम्डा 2 के साथ ले लिया, एंड देन रिमेनिंग लैम्डा 3 के साथ ले लिया। So that is expressible as in the form of sum of two different determinants. Consider another possibility. अब मैं कॉलम में लिखता हूं, चेक करते हैं उसमें कैसे स्प्लिट हो रहा है। मान लीजिए ये लिखा है, और यहां पर अब आपके पास दिखा है A2 प्लस लैम्डा 1, B2 माइनस लैम्डा 2 एंड C2, और इधर A3 B3 C3। चेक दिस आउट। इसे अब हम दो डिटर्मिनेंट में कैसे स्प्लिट करने वाले हैं। अब की बार मेरा फोकस है इस सेकंड कॉलम के ऊपर। तो फर्स्ट A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। हमने क्या फोकस किया है? सिर्फ इसके ऊपर ये, और यहां पर मैं +0 लिख देता हूं, दैट वी कैन ऑलवेज एज्यूम। प्लस में दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? A1 B1 C1। नेक्स्ट हेयर इट विल बी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 एंड 0, एंड ये एज इट इज A3 B3 C3। तो अगर ये स्प्लिट आपको क्लियर हो गया है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इस तरह की और जो पॉसिबिलिटीज आने वाली है। Understand this property carefully. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यू विल फाइंड कि हम 80% ऑफ द क्वेश्चंस विच विल फॉलो फॉर इन योर एक्सरसाइज 4.2, वो ये प्रॉपर्टी है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर and added to the corresponding elements of any other row, then the value of determinant is unaltered. क्या हुआ इसका मतलब? इस थियोरिटिकल इस चीज को समझते हैं सिंपल वे में। लेट्स से देयर इज अ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3/3 का आपके पास, इस तरह से जनरल डिटर्मिनेंट ले लिया है। अब एक ऑपरेशन में लगाता हूं, ये चीज क्या कहा था? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, ये लो मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर कर दिया R3 को। ये R3 है, ये मेरा रो 1 है, ये रो 2 है। मैंने सिर्फ फोकस इन दोनों पे करा है। तो कह रहे हैं कि आपने किसी भी रो को मल्टीप्लाई करा किसी स्केलर वैल्यू के साथ, माने से K के साथ, एंड एडिड, ऐड कर दिया किसमें? corresponding element of any other row. This is important कि अगर R3 में ये करा है स्केलर मल्टीप्लाई, तो अब आप इसे R1 में कर दो या R2 में कर दो, then the value of determinant remains the same, unaltered. क्या होगा इस ऑपरेशन को लगाने के बाद? प्लीज चेक दिस आउट।
ऑपरेशन मैंने लिखा था ये वाला, इसे यहां पर जरा एक बार इमेजिन कीजिए। R1 सिर्फ रो वन में क्या चेंज किया है, रो वन प्लस क्या कर दो, K टाइम्स रो थ्री को K से मल्टीप्लाई करो, K टाइम्स कर दिया ईच एलिमेंट का, और रो वन के अंदर ऐड कर। तो check this out, I am getting a new determinant delta 1 and the value of both the determinants are same। ये और ये डिटर्मिनेंट वैल्यूज इन दोनों की सेम है। लेट अस अंडरस्टैंड लॉजिकली कि ये क्यों ऐसा रहा होगा, ये सेम क्यों रही होंगी। तो एक छोटा सा आपको यहाँ कॉन्सेप्ट पिछला जो हमने देखा था, इस डिटर्मिनेंट को, ये डेल्टा वन को we can split along first row in two different determinant। कैसे, a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, a3 b3 c3, और प्लस में नेक्स्ट इस एलिमेंट के अलोंग लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा वो यहाँ पर, के c1 के c2 के c3 and remaining b1 b2 b3 c1 c2 c3। note carefully, in this second determinant, if you note this second determinant, इसमें से k जो है मैं कॉमन निकाल के बाहर लिख सकता हूं। ये हम प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि किसी भी रो में से आप एलिमेंट कॉमन निकाल सकते हैं, तो k कॉमन आ गया। और अब अगर आप ध्यान से देखें रो वन को और रो थ्री को, C1 C2 C3 C1 C2 C3, and recall the property that if two rows are identical, the value of determinant is 0। तो चेक करो, पहला डिटर्मिनेंट ये जो था ये तो डेल्टा आ गया था, प्लस के टाइम्स रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि रो वन और रो थ्री आइडेंटिकल हो गई, ये 0 हो गया। हेंस वी आर गेटिंग बैक आवर मेन डिटर्मिनेंट। This is a simple explanation that why this, even after applying such operation, a new determinant have the same value as of the old determinant। Initially it may seem कि इससे तो हम अपने डिटर्मिनेंट को और मुश्किल सा लिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारे पास मैक्सिमम हम एंट्रीज जो हैं किसी भी रो या कॉलम में जीरोस बना देते हैं। जीरो आने से डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना इजी हो जाएगा। These are important 6 properties on which your whole exercise 4.2 is dependent। In fact, there are lot many questions based on this जो आपके miscellaneous exercise में भी दिए गए हैं, and expect 1 3 marker question or even a 5 marker directly from this subtopic। तो 4.2 एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट सेशन में रिड्यूस्ड सिलेबस जब किया गया था 30%, तब ये वाला कंसेप्ट जो है 4.2 का ये डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द सिलेबस। बट नाउ सिंस देयर इज नो डिलीशन इन द सिलेबस, दिस इज अगेन बैक। तो कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट और आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। Let us apply these properties without expanding, prove this result। अब देखो विदाउट एक्सपेंडिंग जब आ गया
इसका मतलब मैं इसको नॉर्मल जैसे एक्सपेंड करते थे ना, x प्लस वाई इंटू रो और कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग हाइड करा, फिर x माइनस वाई आएगा, फिर माइनस में y प्लस जेड आएगा। सेकेंड वाले का साइन बदल जाता है ना, प्लस माइनस प्लस। तो फिर ये इसके रो और कॉलम को हाइड करा, z माइनस वाई आ जाएगा। फाइनली z प्लस एक्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करा, z माइनस एक्स। बट आपको तो कहा गया है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो इसे मैं सॉल्व करूंगा, आंसर मेरा 0 आ रहा है, बट द वे इट इज एक्सपेक्टेड आपने उसे नहीं फॉलो करा। तो आपको इसे विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग सिंपली मीन्स यू नीड टू थिंक ऑफ प्रॉपर्टीज ओनली। तो आप प्रॉपर्टी को कैसे सोचेंगे? लुक केयरफुली। ये मेरा LHS है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, 1 1 1। एक सिंपल ऑपरेशन लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। R1 गोज टू R1 प्लस 1 टाइम्स R2। जो k लिख रहे थे ना, k को मैंने 1 ले लिया, तो 1 टाइम्स R2 कह दिया। बेसिकली रो 1 को मैंने क्या बना दिया, रो 1 को रो 1 प्लस रो 2। तो यहां क्या लिखा जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। लुक केयरफुली, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। I made change in only row 1, बाकी as it is रख दिया। Now think logically, फर्स्ट रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, यहां से कॉमन आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 1 1 बचेगा। और अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल है। इफ टू रोज आर आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये प्रॉपर्टी भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हेंस प्रूफ। इवन अगर आप इसी प्रॉपर्टी को एक दूसरे वे में रिलेट करें, मींस मैं ये कॉमन अगर मैं नहीं भी निकालूं, लुक एट दिस स्टेप, रो 1 एंड रो 3 दे आर प्रोपोर्शनल। आप चेक करिए, आप एलिमेंट वाइज एलिमेंट जब डिवाइड करेंगे, तो रो 1 का ये और ये यहां से डिवाइड हो गए, ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड बाय 1 आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड बाय 1 आ गया, राइट। सो इफ एनी टू रोज आर proportional having the same ratio, I can directly say that the value of determinant is 0। कॉमन निकाल के दिखाना, दैट इज नॉट अ कंपल्सरी स्टेप, जैसे मैंने यहां किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब इवैल्यूएट करना है, एक वे तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं डेफिनेटली, बट नहीं भी लिखा आप एज्यूम करिए, बोर्ड में तो क्लियर आएगा, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको इसे करना है। So a simple working rule. In fact, I used to say them as a golden rules. There are 4 5 different golden rules. The first and the easiest one, जो मैं बस अब आपको बता रहा हूँ, look at the determinant. कहीं भी देखो रो या कॉलम में 1 1 1 अगर दिया हुआ है, तो आप उन 1 1 1 की हेल्प से दो जीरोस बना दो। क्या मतलब, यहां मुझे दिखा 1 1 1,
what I am going to make the change? Let's say R2 goes to R2 minus R1, and at the same time R3 goes to R3 minus R1. मैंने R1 को बेस ले लिया और इसकी हेल्प से ये 1 दिखा तो 1 माइनस 1 ये 0 दे देगा, एंड पर्पस इज टू इंट्रोड्यूस एज मैनी एज जीरोस एज आई कैन। तो ये ऑपरेशन लगाया और ऐसे ही R3 में देखा तो R3 गोज टू R3 माइनस R1। आप चाहते तो इसमें R3 गोज टू R3 माइनस R2 ये भी लगा सकते थे, बट ठीक है एक ही रूल समझते हैं फिलहाल फॉर अ टाइमिंग। तो मैंने दोनों में R1 के अलोंग किया है। तो अप्लाई दिस रूल। पहले फोकस करो इस रूल के ऊपर। R2 गोज टू R2 माइनस R1 क्या दे देगा? एक तो इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा है फर्स्ट रो में, सेकंड रो को करा R2 माइनस R1, रो 2 माइनस रो 1 लिखते रहो 0। यहां क्या आ जाएगा? B माइनस ए, यहां CA माइनस BC, और इधर क्या आ जाएगा? रो 3 में ये वाला ऑपरेशन लगाओ, R3 माइनस R1 0, C माइनस ए बी माइनस BC। हैव द अंडरस्टैंडिंग। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ ये लिखा है ऐसे, R3 को जब R3 माइनस R1 करा, ये मेरा रो 3 है, ये मेरा रो 1 है। तो R3 माइनस R1 का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट्स को आप सबट्रैक्ट कर देंगे। नाउ नोट केयरफुली, यहां से मुझे कॉमन दिख रहा है C, C कॉमन, तो आई विल गेट A माइनस बी। नीचे यहां से B कॉमन और आ गया A माइनस सी। लुक केयरफुली, रो 2 पे एक बार आप सिर्फ फोकस करिए। रो 2, इस रो 2 में 0 में से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। यहां अगर मैं माइनस बाहर कर देता तो A माइनस बी आ जाता और A माइनस बी। तो रो 2 में से थ्रू आउट आई कैन टेक A माइनस बी आउट। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 1 A B C 0। यहां से चेक करो मैंने A माइनस बी निकाला है, तो यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ C। सिमिलरली रो 3 में अगर आप ध्यान से देखें क्या कॉमन आ रहा है? आई कैन टेक A माइनस सी कॉमन और ब्रैकेट में बच जाएगा 0 -1 एंड B। वंस आई एम डन विद दीज स्टेप्स, आप चेक करो बाय डिफॉल्ट मैंने 2 जीरोस इंट्रोड्यूस कर दिए थे। अब आप जब इसे एक्सपैंड करेंगे लास्ट स्टेप में आप 1 के अलोंग जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो वन कैन इजीली ऑब्जर्व दैट यू आर गेटिंग दिस एज C माइनस B, which will be your required answer। तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इन फैक्टर्स की फॉर्म में ही आप अपना आंसर छोड़ देंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन इन योर होमवर्क। कॉमन कैसे लिखा है और जो प्रॉपर्टीज जो मैंने यहां पर आपको ये बताई हैं, इतना भी प्रैक्टिस कर लिया दैट इज मोर देन एनफ। चलिए, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ, you can leave
Thank you, sir. Okay, thank you.